Hello guys, welcome on my YouTube channel Comteria. In the previous lecture of Comteria, we will discuss about Navpashan Kal. Now, before wasting our time, we will start our new lecture, कैल्थोलिथिक कल्चर और ताम्रपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाण काल को दो चरणों गैर मृदभांड और मृदभांड काल में विभाजित किया जाता है। मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इस चरण में तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है और इसे नवपाषाण, ताम्रपाषाण या पाषाण ताम्र चरण के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के प्रयोग और उसके लाभों का विवेचन बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में किया है। तकनीकी दृष्टि से इस चरण को प्राक हड़प्पाई लोगों पर लागू किया जाता है, लेकिन अनेक ताम्रपाषाण संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय भिन्नताओं के साथ जारी रही। इन संस्कृतियों में मुख्य रूप से पत्थर और तांबे का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं कांसे का प्रयोग मिलता है। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व, कायथा संस्कृति 2450 से 1700 ईस्वी पूर्व, सावलदा संस्कृति 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व, प्रभात संस्कृति 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व, जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईस्वी पूर्व। अब हम विस्तार में इन संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण पूर्व राजस्थान की चर्चा करें तो इस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति को वनास नदी के नाम पर वनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति के 3 चरण हैं, ए, बी और सी। इनके काल क्रमशः 2580 ईस्वी पूर्व, 2080 ईस्वी पूर्व और 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किए गए। आहार का प्राचीन नाम तांबोती अर्थात तांबे वाली जगह, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया है। गुड़ीदार तस्तरियाँ भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। यहाँ से पालतू भैंसें, बकरियाँ, भेड़ और सूअर के प्रमाण मिले हैं। चावल, ज्वार, बाजरे आदि की खेती की जाती थी। यहाँ एक घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी या मिट्टी की अनपकी ईंटों की बनी होती थी। आहार के उत्तर पूर्व स्थित गिलुंड के घरों के ढांचे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पत्थर के फलकों का उद्योग भी प्राप्त हुआ है। बालाथल से भी तांबे और पत्थर के औजार तथा लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मालवा की बात करें तो यहाँ ताम्रपाषाणिक संस्कृति मूलतः नर्मदा घाटी में विकसित हुई। यहाँ के प्रमुख स्थलों में कैथा, एरच, नगदा, नौदाटोली आदि है। ये सभी स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध के किनारे कैथा का उत्खनन 2 बार हुआ है और वहाँ ताम्रपाषाणिक बस्ती के 3 चरणों का पता चला है। बस्ती का प्रारंभिक काल 2400 ईस्वी पूर्व और 2120 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। दूसरा काल 2100 ईस्वी पूर्व और 1800 ईस्वी पूर्व के बीच, जबकि तीसरा 1800 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच। कैथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। यहाँ के कुछ मृदभांडों पर प्राक हड़प्पी प्रभाव तथा कुछ पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई पड़ता है। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इस स्थान से स्टेटाइट और कैमेलियन जैसे उत्कृष्ट पत्थरों की गोलियों के हार पत्थरों में जमा करने पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि संस्कृति के लोग अमीर थे। कैथा संस्कृति की कई बस्तियाँ किलाबंद हैं। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नौदाटोली में ताम्रपाषाण बस्तियों के 4 चरण प्राप्त हुए हैं, जिनका काल 2020 ईस्वी से 1660 ईस्वी के बीच पड़ता है। यहाँ की मुख्य विशेषता चित्रित काले और लाल मृदभांड हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मृदभांड हैं, जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया। इन्हें मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। मालवा मृदभांडों को सभी ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मालवा संस्कृति के लोग कताई और बुनाई में भी दक्ष थे, क्योंकि वहाँ चरखे और तकलियाँ भी प्राप्त हुई।
मालवा किस्म की ताम्रपाषाणी संस्कृति बेतवा नदी के किनारे एरण और जबलपुर के निकट त्रिपुरी में भी पाई गई है। नवदा टोली का उत्खनन दक्खन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने किया है और यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण युगीन ग्राम स्थल है। महाराष्ट्र के अनेकों स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे निवासा और दैमाबाद, और पुणे जिले में चंदोली सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। यहाँ के स्थलों में गोदावरी के तट पर स्थित दैमाबाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 4000 लोग रह सकते थे। यहाँ तांबे के साथ साथ बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं: रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे और हाथी की आकृतियाँ, जिनमें प्रत्येक ठोस धातु की है। यहाँ से जौ, गेहूँ, मसूर, कुल्थी, मटर और कहीं कहीं से चावल प्राप्त हुए हैं। वेर की झुलसी हुई गुठलियाँ भी मिली हैं। पालतू बनाए गए पशुओं में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, सूअर और घोड़ा शामिल है। इन मूर्तियों में मातृ देवी के अनेक रूप मिलते हैं। मातृ देवी की एक आकृति सांड की आकृति के साथ जुड़ी हुई है। ये कच्ची मिट्टी की है। यहाँ से बहुत सारे कलश समाधान प्राप्त हुए हैं। ये कलश घरों के फर्श के नीचे रखे मिले हैं। कुछ अस्थियों से वयस्कों और बच्चों के दंत क्षरण रोग का और शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग का पता चलता है। काले पाले से युक्त या हल्के पांडुरंग वाले मृतभांड इस संस्कृति की अभिलक्षक विशेषताएं हैं। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले। यहीं से बाद की अवस्था में 1300 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव में शिल्पी पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल पर रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। निवासा जोरवे संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य मिला है और यहाँ से नैदानिक मृतभांड यानी डायग्नोस्टिक पोट्री के साक्ष्य मिले हैं। ये मृतभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन है और इनका एक विशिष्ट नमूना टोटीदार तथा नवतली बर्तन है। मृतभांड की डिजाइन बहुधा ज्यामिति है, जिनमें तिरछी समानांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जोरवे संस्कृति के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर की फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। कब्र में मिट्टी की हाड़ियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। दक्षिण भारत की बात करें तो इस क्षेत्र में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त होती है, जिसके परवर्ती चरणों में कुछ ताम्रपाषाण तत्वों का संकेत मिलता है। यहाँ के प्रमुख स्थल है ब्रह्मगिरी, मस्की, पिपलीहल, उथनूर, संगनकल्लू, पैयमपल्ली, हेम्मिड़े, नागार्जुनकोंडा, कोड्डेक्कल इत्यादि। दक्षिण भारत के स्वर्ण क्षेत्र का उपयोग इसी काल में हुआ। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। यहाँ कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। ये लोग अपने मवेशियों को घरों से बाहर बांध देते थे और उनमें लकड़ी के डंडों की बाण लगा दी जाती थी। बाण के भीतर जो गोबर इकट्ठा होता था उसे प्रतिवर्ष बाण के डंडों के साथ जला दिया जाता। फलस्वरूप वहाँ राख का एक टीला बन गया। इन टीलों को भस्म टीले या ऐश माउंट्स कहा जाता है। पूरी भारत की चर्चा करें तो यहाँ के कुछ ताम्रपाषाणिक स्थल बिहार में चिरांद, सेनुवार, सोनपुर और ताराबो, पश्चिमी बंगाल में पांडु राजा ढीबी और महिषदल, ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास के बिंद क्षेत्र में कई ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं। इमलीडी, नरहन, सुघौरा और फैराडी विशेष उल्लेखनीय है। साईपाई नामक एक स्थल पर एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है, जिनका
गेरू अणिमृत भांड से सीधा संबंध देखा गया है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का महत्व क्या है? परवर्ती काल में भारतीय संस्कृति के विकास के क्रम में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का बहुत महत्व है। संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन इसी काल में हुआ। इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। आधुनिक कर्मकांड और आचार व्यवहारों का ढांचा भी इसी काल की देन है। इस काल की 100 संस्कार विधियाँ भिन्न भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण विस्तीर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल वेरियल। इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड। कायथा संस्कृति अपने उन मजबूत लाल लेप वाले मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर चॉकलेटी रंग से तरह तरह के चित्र बने हुए। इस संस्कृति की एक अन्य विशेषता है लाल रंग से चित्रित पांडुभांड। आहार संस्कृति वाले लोग काले लाल रंग के बर्तन बनाते थे, जो सफ़ेद डिज़ाइनों से सजे होते थे। मालवा के बर्तन बनावट में कुछ अनगढ़ है, लेकिन उन पर मोटा लेप लगा है, जिनकी सतह पर लाल या काले रंग में डिजाइन बने होते हैं। प्रभास और रंगपुर के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति से लिए हुए, लेकिन उनकी सतह चमकदार और जिसकी वजह से उन्हें चमकीले लाल भांड भी कहा जाता है। जोरवे के भांड लाल पर काले रंग से रंजित हैं। चमकीले लाल भांड भी कहा जाता है। जोरवे के भांड लाल पर काले रंग से रंजित हैं, लेकिन उनकी तरह धुंधली या खुरदरी है। इन मृद भांडों में साधारणतः स्तरियाँ, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक का मतलब प्याले होता है, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र और टोटीदार पात्र एवं कटोरे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग नरकुल और मिट्टी के गारे से आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे। गेहूं और जौ की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती थी। चावल इनाम गांव और आहार के खुदाई स्थलों से पाया गया है। ये लोग ज्वार और बाजरा भी उगाते थे और कुल्थी, रागी, हरे मटर, मसूर और हरे व काले चने की खेती करते थे। ये लोग आपस में व्यापारिक क्रियाकलापों से जुड़े थे। कंगन चूड़ियाँ बनाने के लिए सीपियाँ और कौड़ियाँ सौराष्ट्र के समुद्र तट से व्यापार के जरिए अन्य ताम्र पाषाणीय क्षेत्रों को भेजी जाती थी। इसी प्रकार सोना और हाथी दांत भी टेक्कल कोट्टा से जोरवे संस्कृति वाले लोगों के पास आया होगा। इसी प्रकार राजपीपला गुजरात से उपरत्नों का व्यापार भी विभिन्न क्षेत्रों के साथ होता था। धर्म के द्वारा सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आपस में जुड़ी थीं। उनमें मातृदेवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। मालवा में वृषभ पूजा का बोलबाला था। दैमाबाद से प्राप्त एक पात्र पर की गई चित्रकारी में एक देवता को वाघों जैसे जंतुओं और मोर जैसे पक्षियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। कुछ विद्वान इसकी तुलना शिव पशुपति से करते थे। उत्तरकालीन जोरवे संस्कृति के स्थल इनाम गांव में पूरा स्थल पर अनेक सिरकटी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। उनकी तुलना महाभारत की देवी विशिरा से की गई है। बड़ी संख्या में अग्निकुंड के मिलने से अग्नि पूजा का अनुमान लगाया जाता है। ताम्र पाषाण युगीन कृषकों ने मिट्टी और धातु की प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। उनके द्वारा चित्रित भांड बहुत अच्छे बनाए और आग में पकाए जाते थे। उनके भट्ठे की आग का तापमान 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था। धातु के औजारों में हम कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, कड़े, मनके, कांटे आदि पाते हैं, जो अधिकतर तांबे के बने होते थे। सोने के आभूषण बहुत ही दुर्लभ थे और केवल जोरवे संस्कृति में ही पाए गए। ताम्रनिधिया और गैरिक मृदभांड सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के जिले विठूर से तांबे के कांटेदार बर्छे प्राप्त हुए हैं। तब से लेकर आज तक लगभग 1000 तांबे की वस्तुएं भारत के विभिन्न भागों में 90 पुरा स्थलों से प्राप्त हो चुकी हैं। 40 से अधिक ताम्र निधियाँ, जिनमें अंगूठी, कुठारी, खड्ग, दुसिंगी, तलवारें, मानवा कृतियाँ आदि शामिल हैं। पूरब में बंगाल और उड़ीसा से पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक
और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से उत्तर में उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश की गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और 1102 चांदी के पतले पत्थर हैं। लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। इन ताम्र निधियों का संबंध कभी कभी गैरिक मृत भांड से भी लगाया जाता है। यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। अधिकांश गैरिक मृत भांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं। इन गैरिक मृत भांडों का काल मोटे तौर पर 2000 ईस्वी पूर्व और 1500 ईस्वी पूर्व के बीच रखा जा सकता है। जब गैरिक मृत भांड की बस्तियां समाप्त हुईं, उस समय से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृत भांड का सबसे मोटा जमाव 1.1 मीटर देखा गया। उत्खनन कार्यों के दौरान एटा जिले के सैवई स्थल पर ताम्र संचय की वस्तुएं गैरिक मृत भांडों के साथ पाई गई थी। इस प्रकार गंगा यमुना दोआब ये जहाँ जहाँ ताम्र संचय मिले हैं वहाँ लगभग सभी स्थलों पर गैरिक मृत भांड भी पाए गए हैं। लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उनका सांस्कृतिक साहचर्य स्पष्ट नहीं है। ऊपर गंगा घाटी के कुछ अन्य स्थलों जैसे बहरताबाद, नसीरपुर ये हरिद्वार में और बहदराबाद और नसीरपुर हरिद्वार में और राजपुर परसू मेरठ में, बिसौली बदायूं में और बहेड़िया शाहजहांपुर में पहले ये खुदाइयों में ताम्र संचय पाए गए थे। वहीं बाद वाली खुदाइयों में गैरिक मृत भांडों के ठीकरे मिले हैं। गैरिक मृत भांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कनिष्ठ समसामयिक थे और वे जिस गैरिक मृत भांड वाले क्षेत्रों में रहते थे वह हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इसलिए हम गैरिक मृत भांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान सहज ही कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा विविध सांस्कृतिक स्थल में लौह युग और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अगली यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, कालक्रम और निर्धारण, प्रथम नगरी क्रांति। इस प्रकार से कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अपलोड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वीकली एक लेक्चर आता है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। नित्य निरंतर कॉम्टेरिया पर बहुत ही अच्छे लेक्चर्स को सुनते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को सुने, उसको आत्मसात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर करें। कॉम्टेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सीटेट की अवधि आजीवन कर दी गई है। उसके साथ ही साथ आपको शिक्षक भर्ती में काफ़ी सहायता मिलेगी। और एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही नहीं, अभी तो पूरे वर्ष आप संकल्प लें कि एक वृक्ष आप लगाएंगे। एक वृक्ष लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाएंगे, पर्यावरण हरित होगा। और एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नदियों का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। प्रकृति में समानता, हरित पर्यावरण और एक अनुकूल पर्यावरण के संचार के लिए नदियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। नदियाँ संरक्षित नहीं रह गई हैं, इसलिए नदियों का संरक्षण अधिक से अधिक करें। और कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट PDF को डाउनलोड करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर करें। और कॉम्टेरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।